क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे जैसा कि था कि 11th क्लास का पोर्शन है और इट हैज नॉट बीन कवर्ड येट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका एप्लीकेशन सब जगह मिलेगा, चाहे ट्रिगो हो, कोई भी इक्वेशन है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन सब जगह है, इसलिए 10th में भी इसका टॉपिक होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने से पहले अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम विपुल कुमार हुआ, मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल तिलैया से हुई और बैचलर डिग्री मैं मैकेनिक्स में लिया, बीटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने का मौका मिला है, मैं गाइड करता हूँ, तरीके से सोचता हूँ कि उस जो आप एम्बिशन एम लेके चले हैं वहां तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आप अपना काम करते जाइए जिस तरह से, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नथिंग बट ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में क्लैरिटी उतनी ज्यादा आएगी, आपका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग होगा, उतना बिल्डअप होगा। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, हल्का सा भी सस्पिशियस लगे कि आई एम नॉट श्योर कि ये जो फंडामेंटल लगा रहे हैं वो सही है या गलत, तो उसको तुरंत क्लियर कर ले, आइदर विद द हेल्प ऑफ बुक्स, या फिर मैं हूं या फिर कोई अदर सर हैं, उनसे गाइड लेके कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि IIT का जो भी क्वेश्चंस होता है दैट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, रटा रटाया चीजों पे नहीं देता है IIT क्वेश्चंस। आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो आप अच्छी तरीके से IIT के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए उसी पे हम लोग काम करेंगे कि आखिर फंडामेंटल कैसे सीखेंगे, कैसे होता है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका पार्ट है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम एक चीज बता देते हैं, पोलिनोमियल आप लोग पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार पोलिनोमियल डिस्कस कर देते हैं और उसी से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकलेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पोलिनोमियल हम लोग डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। पोलिनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन which is in the form of a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a n minus 1 x प्लस ए एन। इसको हम लिखें p ऑफ x इजकल टू, ये कोई एक्सप्रेशन रहे वेयर कंडीशन अप्लाइड है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी क्या है, वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, एन माइनस वन, एन आर कॉल्ड क्या कहेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर इसी में ये कोफिशिएंट्स अगर रियल नंबर होता है तो उसको रियल पोलिनोमियल कहते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहलाएगा। सिंपल शब्दों में कि अगर कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, सारा कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो वो रियल पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहलाएगा। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, ये समझ लें, ठीक है। कंडीशन एक और है कि ए
ए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, देन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्या क्या कंडीशन है कि ये सारा ये कोफिशिएंट का रियल पोलिनोमियल के लिए ए नॉट ए वन ए टू ये सारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए और n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। तो ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो अगर फ्रैक्शन में रहे पावर तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, निगेटिव में पावर रहे तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पोलिनोमियल तभी कहलाएगा जब उसका डिग्री होल नंबर होगा। अगर जीरो है पावर x का तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा, या कह सकते हैं पोलिनोमियल विद द डिग्री जीरो। अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा अगर डिग्री 1 है तो, और वो पावर किस पे होना चाहिए, वेरिएबल पे। ये पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल दो चीज होता है, अलजेब्रा आप लोग 10th तक में पढ़े होंगे। देयर आर टू थिंग्स, एक वेरिएबल्स दूसरा कांस्टेंट, है ना। तो इसमें एक वेरिएबल है x और ये जो कोफिशिएंट्स है दे आर द कांस्टेंट, है ना। तो हमारा पावर जो होल नंबर होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन या निगेटिव में है पावर तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है। अब इसमें आता है L इज 1। अगर डिग्री 1 है तो कैसा कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब 1। 2 है, अगर डिग्री 2 है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक टर्म इसलिए लिखे कि कहीं अगर बुक में लिखा रहे बाय क्वाड्रेटिक तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है कि वो पावर 4 है, क्योंकि कैलकुलस में इसका जरूरत आएगा। नेक्स्ट 5 तो हम इसको कहेंगे जस्ट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल में हमको पढ़ना है सेकेंड डिग्री का, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दो चीज है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन जो वर्ड आया इक्वल टू से आया है ना। अगर इक्वल टू 0 हम किसी में लिख सकते हैं दैट बिकम्स एन इक्वेशन। अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ इट मींस दैट इट इज एन एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ, एक्सप्रेशन। अगर p ऑफ x बराबर लिखते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर यही लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो डिस्टिंग्विश पता चल गया कि क्या एक्सप्रेशन होता है और क्या इक्वेशन होता है। इक्वेशन तभी होगा अगर किसी को हम इक्वल टू 0 करके फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मींस दैट इज एन इक्वेशन। अगर नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम QU से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना रहेगा तो एक्सप्रेशन पूरा लिखेंगे, अदरवाइज QE लिख रहे हैं इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू माय नोटेशन। ये लेक्चर में ऐसा ही होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां A 0 नहीं होना चाहिए।
अगर ये 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक तब रहा, तब तो ये लीनियर हो जाएगा, तब उसको क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तो ये जो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। तो अगर n डिग्री का या कितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो उतना डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर में a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, तभी लीनियर हो जाएगा, है ना। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना। यहाँ पे a b c आर कॉल्ड कहेगा कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये कोफिशिएंट होगा। अब आगे आते हैं कि इसके रूट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि इक्वेशन है तो रूट्स होगा। अच्छा, दो चीज है, एक जानकारी के लिए हम लोग करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका रूट निकलेगा जो कि 10th में हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है ना। अगर हम कि इक्वेशन क्या होगा जी, तो इक्वेशन भी समहाउ उसी टाइप से लिखोगे। अगर हम पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन सॉल्यूशन एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, तब तो उस केस में क्या करेंगे, तो हम जैसे लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो रूट्स क्या होगा, रूट्स मान लिए अल्फा और बीटा है, तो रूट्स क्या होगा, x बराबर क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस 10th में पढ़ चुके हैं 2a, x का 2 माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, कि डी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डी, है ना। ये अल्फा इसको कह सकते, बीटा मेरा हो सकता है। तो हम बोले कि रूट्स है x का, ये और ये रूट्स का मतलब ये होता है कि जो इस इक्वेशन का रूट्स है उस वैल्यू ऑफ x को अगर इसमें रखें तो इक्वल टू 0 दे देगा, यानी वो सेटिस्फाई इक्वेशन को करेगा। दोज वैल्यू ऑफ x which satisfy the equation of the polynomial or equation of the quadratic, then it is called the roots of the equation or roots of the polynomial। अब मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, अगर सॉल्यूशन निकालने बोले तब क्या निकालोगे, तो कहोगे सर यही होगा, सॉल्यूशन भी यही होगा, रूट्स भी यही होगा। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन? यस, देयर इज डिफरेंस। वो हम लिखे मे बी रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी या इसको अनरियल भी बोलते हैं, है ना। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, बट इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। इसीलिए किसी इक्वेशन में पढ़े होगे, अब तो बहुत सारा कुछ पढ़े होगे या पढ़ोगे कि अगर किसी इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्व करते हैं तो कहते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि x का कोई भी रियल वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि उसको सेटिस्फाई करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि x स्क्वायर बराबर -2 ये और x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जी, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये निगेटिव नहीं होगा तो 0 होने के लिए ये +2 है तो इसको -2 होना पड़ेगा ना। लेकिन स्क्वायर कभी निगेटिव रियल में देता ही नहीं, तो ये कभी 0 नहीं होगा। यानी इस केस में हम क्या कहेंगे, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। या अगर हम ऐसे लिखे मैथमेटिकल टर्म में तो x बिलोंग्स टू
सेटिस्फाई, यानी कोई x का ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी नो सॉल्यूशन का केस। लेकिन अगर रूट की बात करें तो हाँ रूट होगा इसका, और रूट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर -2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर -2, और x बराबर क्या हो जाएगा +-2i। इमेजिनरी आ गया ना, तो रूट्स इमेजिनरी हो सकता है लेकिन रियल कभी इमेजिनरी, सॉल्यूशन कभी इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, इसलिए सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का केस होता है। तो यानी सॉल्यूशन तभी होगा जब मेरा रियल वैल्यू x का आएगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब हम कहेंगे कि हाँ सॉल्यूशन है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। करेक्ट। चलो एनीवेज, तो हम इसके बारे में, ये डिस्क्रिमिनेंट है, x का 2 वैल्यू दिया, हम वर्डिंग पे जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, या डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आया कहां से होगा? हैव यू ऑब्जर्व्ड, क्लास 10th में भी ये टर्म था, लेकिन किसी ने सोचा कि ये डिस्क्रिमिनेंट वर्ड का डिक्शनरी में देखते हैं कहां से और कैसे आया, देखना चाहिए। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट जो वर्ड आया डिस्क्रिमिनेशन से, और डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, अगर हिंदी मीनिंग देखें तो भेदभाव, है ना। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भेदभाव, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी है यानी भेदभाव कर रहा है, यानी x का 2 अलग अलग वैल्यू देगा, है ना। डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव पैदा कर दिया, यानी x का 2 अलग अलग वैल्यू दे रहा है, कब देगा? जब डिस्क्रिमिनेंट कुछ दे रहा है वैल्यू तब। यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये भेदभाव करेगा, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है यानी क्या हुआ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है, तो जो x1 है वही x2 है, दोनों x का सेम वैल्यू दे रहा है। लॉजिक समझे, ये मैं इसलिए बताया ये वर्ड देके कि आगे जब भी कोई टर्म मिले इस टाइप का लैंग्वेज वर्ड इंग्लिश का, तो एक बार डिक्शनरी पलटें और देखें कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उससे आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि फिजिकल मीनिंग से वायलेट नहीं करता है जनरली। इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट को एग्जांपल देके किया कि देखिए अगर ये डिस्क्रिमिनेशन आप समझ रखें तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अगर कुछ भी है मतलब भेदभाव किया, यानी x का 2 अलग अलग वैल्यू दिया। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी भेदभाव नहीं है, यानी x का दोनों वैल्यू सेम देगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक पता चल गया डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक एक ही में दिया हुआ है, यहां हम लोग क्वाड्रेटिक अलग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स अलग पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि स्क्वायर में मेरा x है ना -√d/2a। अब इसको हम कहें नोट, इस तरीका से लिखेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, 2 अलग डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो देन द रूट्स of the equation is real। क्या होगा, रूट्स रियल होगा और डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी लिखा रहता, कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टिंक्ट है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग अलग होता है, डिफरेंट का मतलब भी अलग होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहे तो हम कहेंगे कि 2 रूट देगा और रियल रूट देगा और अलग अलग रूट देगा, क्योंकि d अगर यहाँ तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा तो वैल्यू चेंज कर जाएगा ना x का, 2 अलग अलग चेंज कर गया, तो 2 अलग अलग वैल्यू दिया नहीं डिफरेंट दिया। लेकिन d ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो रियल वैल्यू देगा। नंबर 2, इफ d इज लेस इक्वल टू 0 तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो दोनों वैल्यू सेम दे, यानी इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड सेम, और इक्वल भी कहते हैं। इक्वल रूट्स
और सेम रूट। तो अगर हमको कहा जाए कि अगर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब द रूट्स आर रियल। तो जब भी रियल रूट का डिस्कशन होगा तो हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी रियल रूट्स होगा। तो ऐसा कुछ दे देगा वेरिएबल और पूछेगा कि क्या रियल रूट्स के लिए क्या वो वैल्यू होना चाहिए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डी निकालेंगे और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट फोर्थ, इफ डी इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, यानी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव अगर है तो यानी वो रियल नंबर वैल्यू नहीं देगा, वो कैसा इमेजिनरी नंबर देगा। तो हम कहेंगे द रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इक्वल नहीं हो सकता है। या इंडेक्स अनइक्वल कहना सही नहीं होगा क्योंकि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वी कैन नॉट कंपेयर, तो हम नहीं कह सकते कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, लेकिन हम लोग लिखते हैं कि दोनों सेम तो है ही नहीं, नंबर है तो अनइक्वल होगा। एनीवेज इसमें जब भी इनइक्वल होगा, इफ इस केस इन दिस केस in this case the roots are क्या होगा, रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, कंजुगेट टू ईच अदर। कंजुगेट का मतलब, कंजुगेट का मतलब हम लोग इरेशनल नंबर में भी कंजुगेट पढ़ते थे, याद कीजिए कि अगर एक रहे a प्लस रूट अंडर बी तो उसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस रूट अंडर बी, वो होता है इरेशनल कंजुगेट, है ना। तो जो इरेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो कंजुगेट बन जाएगा। अगर प्लस में है तो उसको माइनस में अगर लिखेंगे तो वो कंजुगेट हो जाएगा, है ना। उसी तरह इसमें भी कंजुगेट होगा, तो कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा तो इफ वन रूट इज a प्लस आई बी, इमेजिनरी नंबर है, नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, तो हम दूसरा रूट ऑटोमेटिक लिख देंगे, देन अदर रूट विल बी a माइनस आई बी, क्योंकि ऑटोमेटिक इसका कंजुगेट होगा। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में एक ही रूट दिया जाए और बोले कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, अभी नहीं पढ़े आगे पढ़ेंगे, तो एक रूट वो कैसा है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक हम लिख देंगे, क्योंकि until unless we have the both the roots we cannot write the equation of the quadratic, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमको दोनों रूट पता होना चाहिए, है ना, चाहे सेम हो या डिफरेंट पता होना चाहिए। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स अगर एक रूट दिया तो दूसरा रूट हम समझ जाएंगे कि कैसा होगा, इसका कंजुगेट होगा, तो हम दूसरा रूट लिख देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ बोथ द रूट्स वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली है कि इफ d इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड a b c आर रेशनल नंबर, क्या लिखे हैं, कोफिशिएंट रेशनल नंबर होना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देन बोथ द रूट्स आर कैसा होगा, रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट रेशनल तभी होगा ना जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, और ए बी सी क्या होना चाहिए, ये तीनों रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये पर रेशनल रूट देगा क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नहीं देगा। इसी में है इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
and A, B, C are rational number, then both the roots are irrational. नीचे दिक्कत तो नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे लिख रहे हैं ना, तो ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे. अगर नहीं दिख रहा हो तो पढ़ लें, मैं पढ़ दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन. इफ D is not a perfect square and A, B, C are rational number, then both the roots are irrational. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इरेशनल में सेम फंडामेंटल जो उसमें था, क्या कहते हैं इमेजिनरी में, कि इरेशनल रूट जो होगा वो भी कैसा होगा, कंजुगेट होगा, है ना. तो इरेशनल कंजुगेट वो कहलाएगा, उसमें भी इरेशनल रूट होगा और वो कंजुगेट कहलाएगा एक दूसरे का. हम क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक पे, जब टॉपिक खत्म कर लेंगे तो हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पे कि कैसे क्या होता है, और उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना. इरेशनल रूट्स में ही लिखेंगे कि इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज कंजुगेट टू ईच अदर, है ना. अगर एक रूट A प्लस रूट अंडर B है तो दूसरा रूट अदर रूट क्या हो जाएगा, इज A माइनस रूट अंडर B. तो इस केस में भी अगर एक ही रूट दिया रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इरेशनल रूट है तो ऑटोमेटिक हम दूसरा रूट लिख लेंगे, और वो रूट क्या होगा, वन, उसका कंजुगेट. अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा. सिर्फ इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करना है तो इट विल बिकम द कंजुगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इरेशनल नंबर, ठीक है ना. रेशनल नंबर में कोई चेंजेज नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा. वी विल हैव टू चेंज द ओनली द साइन ऑफ द इरेशनल पार्ट. एनीवेज, तो इरेशनल रूट्स. अब इंटीग्रल रूट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि इफ A इक्वल टू 1, A equal to 1 and B, C are integers and D is the perfect square, then the roots of the equation आर इंटीजर्स. यानी अगर इंटीग्रल रूट का डिस्कशन कहे कि इंटीग्रल रूट क्या होगा किसी क्वाड्रेटिक का, तो इंटीग्रल रूट के लिए क्या मेरा कंडीशन होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है वो 1 होना चाहिए, बाकी जो कोफिशिएंट बी और सी है वो इंटीजर होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. देन वी कैन से दैट कि इसका रूट इंटीजर आएगा. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसका रूट, इसको कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स का नेचर कैसा होगा. हमने एक बार फिर रिकैप करता हूं जो मैंने लिखाया कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या हो सकता है. पहला कंडीशन कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स होगा बट बोथ आर डिस्टिंक्ट, अलग होगा. अगर d इक्वल टू 0 है तो इट विल बी रियल रूट्स बट both roots are same या equal roots. d greater than equal to 0 है तो roots are real. सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर real roots का पूछे कि real roots कब होगा, जब d is greater than equal to 0 होना चाहिए. अगर d निगेटिव है तो roots are imaginary, और imaginary जो roots होगा both are conjugate to each other. तो कंजुगेट हम बताए थे कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो इट विल बिकम द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है. इमेजिनरी पार्ट वो कहता है जिसमें आयोटा लगा होता है, आई बोलते हैं हम लोग.
आयोटा जिसमें लगा रहता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका कंजुगेट अगर लिखना हो तो इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। रियल पार्ट से कोई छेड़छाड़, कोई हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे रियल पार्ट है वैसे ही रहने देंगे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को हम लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किया कि रेशनल रूट के लिए कंडीशन अप्लाइड कि सारा नंबर रेशनल होना चाहिए। अगर रेशनल नहीं होगा तो x बराबर नीचे होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो अगर a रेशनल नहीं है, a अगर इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a b c रेशनल नंबर होना चाहिए सारा कोफिशिएंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो रेशनल रूट देगा। अगर इसी में d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल दे देगा। इरेशनल रूट भी कंजुगेट होता है। एक इंटीग्रल रूट कब देगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, बी सी इंटीजर होगा और डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रूट देगा, इंटीग्रल रूट देगा। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, बट रूट्स विल बी इंटीजर्स। नेक्स्ट आते हैं, इसी में नोट में चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation, then ax square plus bx plus c can be written as x minus alpha into x minus beta equal to 0, है ना। यानी दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। और मेरा ये क्या था, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको भी 1 बनाएंगे तो a में सबसे डिवाइड करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। नाउ कंपेयरिंग, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसी को कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया रहे तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर कोई भी दो रूट दिया रहे तो हम, यानी क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया ना। हमको क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ द रूट्स, यानी दो रूट अगर पता है तो सम तो निकाल सकते हैं, दो रूट पता है तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो दोनों रूट्स का सम आएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा। तो अगर x प्लस वाई पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अल्फा माइनस बीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला को ये करके, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में एक दो पॉइंट और है, डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे या फिर और कुछ थ्योरी प्रोसीड करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर डी बाय मॉड ऑफ ए। अगर निकालेंगे फार्मूला हम जानते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर, अगर इसको मॉड में लिखें, बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये आएगा, और फिर फाइनल डिसीजन यही आएगा, कंडीशन अल्फा बीटा रियल होना चाहिए, है ना। एक और इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारा बुक डिस्कस नहीं करता है, बट स्टिल वी शुड नो, कि अगर इफ कोई भी एक्स वाई में सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g 2h एक्स वाई 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बेसिकली इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ते हैं, और वहां से भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन में रिजॉल्व कब होगा। तो ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, x और y दो वेरिएबल है, तो दिस इक्वेशन कैन बी resolved into two linear equation। दो लीनियर इक्वेशन में इसको बनाया जा सकता है, यानी दो फैक्टर में बन सकता है एक्स वाई के टर्म में, इफ ए बी सी प्लस 2h जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होता है तो हम कहेंगे कि इस सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो अलग अलग लीनियर फॉर्म में, और वो लीनियर फॉर्म इस तरह से हम लिख सकते हैं, Lx प्लस एम वाई प्लस एन L1 M1 N1 और L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0। दो लीनियर फॉर्म में आ गया ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तभी लिखाएगा, ये तभी होगा जब ये 0 आएगा। कैसे आएगा तो वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम ये याद रखेंगे। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अगर ये 0 आ जाए, ये वैल्यू 0 दे दे, तो कहेंगे ये दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन टू डिग्री कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। तो इसीलिए कहता कि ये दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तभी जब ये 0 होगा। ठीक है ना। इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, है ना। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कब कहेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक तक कब कहा जाता है। लेट्स सी इफ एनी इक्वेशन, एनी एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा are said to be symmetric, said to be symmetric if the position of, if by changing the position of
अल्फा बीटा द एक्सप्रेशन रिमेन सेम, यानी अल्फा बीटा का अगर पोजीशन हम चेंज कर दें तो वो एक्सप्रेशन सेम रहे तो वो कहेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये सिमेट्रिक है या नहीं है? अल्फा के जगह बीटा, बीटा के जगह ही होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर सेम है, ये नहीं सिमेट्रिक है। अगर अल्फा स्क्वायर तो इसको चेंज करेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल होगा जी, नहीं, तो ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। 1 बाय अल्फा स्क्वायर तो ये बराबर होगा 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक होगा, है ना। 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, चेंज करते हैं अल्फा बीटा तो 2 बीटा अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू, कोई चेंजेज नहीं है तो सिमेट्रिक होगा। तो अब यहां से अच्छा भाई तुम लोग का ये भी कोई सर इसका क्या पर्पस है, ठीक है सिमेट्रिक है या ना है उससे क्या लेना देना है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर क्वेश्चन दे तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एनी एक्सप्रेशन is symmetric then it can be written in the form of alpha plus beta and alpha into beta। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स मुझे पता होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पता होता है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी निकालने कहा जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा अलजेब्रा का फार्मूला भी बता देते हैं जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, है ना। ठीक है, बाकी फार्मूला रिजॉल्व कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, माइनस ए प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, 2 अल्फा बीटा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो वहां से हमको अल्फा प्लस बीटा पता हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा पता हो जाएगा और फाइंड करने दे देगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, या 2 अलग अलग वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसका रूट्स क्या होगा, या इसका क्वाड्रेटिक, जैसे मान लीजिए कि दे दिया अल्फा बीटा पता है तो फाइंड द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, हम क्वेश्चन करेंगे हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा स्क्वायर एंड 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो हम देख लेंगे कि अल्फा बीटा चेंज करने पे चेंज करता है क्या, अगर चेंज नहीं किया तो हमारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के से काम हो जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो इस पे हम आएंगे और बताएंगे। अभी तब फॉर द टाइम बिंग ये ध्यान रखें कि इस तरह से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कैसे जज करते हैं और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आराम से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, और ये दोनों चीजें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता होता है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ मैक्सिमा मिनिमा किस टाइप का नेचर ऑफ ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको अगर ए कॉमन लें तो ए एक्स
प्लस सी बाय ए लिखाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a, तो b बाई ए हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना, जितना से मल्टीप्लाई करते, जितना से सम करते हैं उतना माइनस कर देते हैं, और माइनस प्लस c बाई ए पहले से है, लिखा जा सकता है। देयर इज नो चेंज इन दिस, सिर्फ हमने वैसे ही लिखा। अब यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर यहां से आ जाएगा माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, है ना। इसको एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, डी बाय 4a, क्योंकि एक ए इसका कट जाएगा, है ना, तो 4a बचेगा। ये मेरा आया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कब कहां ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या दे सकता है और कम से कम वैल्यू क्या दे सकता है ना। अब ये सॉरी रूट अंडर डी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू ही डी है, तो डी बाय 4a। अब ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, 0 से छोटा कुछ नहीं हो सकता है स्क्वायर। तो अगर ए पॉजिटिव है, केस 1, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, और इस केस में मेरा ये वैल्यू देगा डी बाई 4a। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब x बराबर माइनस बी बाई 2a, ये 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई 4a। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज माइनस डी बाई 4a। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा क्वाड्रेटिक का, तो ये x बहुत बड़ा रखेंगे तो ये तो इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, यानी इस केस में रेंज बोले, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज कहां से, क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस बी बाई 4a से लेके इंफिनिटी। ये रेंज आ गया कहां से, माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो हम समझ जाएंगे कि ये मिनिमम वैल्यू क्या देगा, कोई भी एक्स के लिए मिनिमम वैल्यू क्या देगा, माइनस डी बाई 4a। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और वो मिनिमम वैल्यू किस एक्स पे देगा, जब ये 0 हो रहा है तो 0 होने के लिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a, इसको 0 करेंगे तो एट एक्स बराबर माइनस बी बाई 2a क्वाड्रेटिक क्या देगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज माइनस डी बाई 4a। यानी वो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पे मिनिमम x माइनस बी बाई 2a और y इसका क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a। ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। इसका हम ग्राफ भी स्केच करेंगे। इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, जब a पॉजिटिव रहे तो इस तरीका से ग्राफ होगा, अलग अलग कंडीशन होगा। एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर नहीं लेंगे, ग्राफ हम फ्रेश से इधर बनाएंगे। तो ये ध्यान देंगे
कि ए जब पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा, यानी रेंज ये होगा। कौन से वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा ये, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई 2a रखेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a देगा। तो मिनिमम वैल्यू पता हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि सेकेंड, इफ ए इज निगेटिव, ए जब निगेटिव रहे तब क्या होगा, तब क्या होगा, ए निगेटिव रखेंगे तो यही है ना मेरा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। तो ये ए जब निगेटिव है तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी इंफिनिटी होगा और निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो सबसे छोटा क्या देगा, माइनस इंफिनिटी, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी। मैक्सिमम क्या होगा, ये जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से है जो कि निगेटिव है, तो जीरो हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस डी बाय 4a, यानी इसमें चेंज कर गया, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाय 4a। इसमें जब ए निगेटिव है तो माइनस डी बाई 4a मैक्सिमम देता है, और जब डी पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई 4a मिनिमम वैल्यू देता है। ये ध्यान रखेंगे, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे, है ना। मेरा रेंज होगा और ये भी माइनस 4a किस पे लाई करेगा, व्हेन एक्स बराबर माइनस बी बाय 2a। व्हेन एक्स बराबर माइनस बी बाय 2a वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज माइनस डी बाय 4a। ठीक है, अब हम ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ ज्यादा अच्छे से हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। पहला, डी पहले करते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे और a ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, यानी d ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, दो रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स का मतलब जो फंक्शन है एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो रूट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि एक्स एक्सिस को कितना जगह कट करेगा, नहीं कट करेगा तो रियल रूट्स नहीं आएगा। अगर रियल रूट्स आएगा तो रियल एक्सिस को कट करेगा, और जो रियल एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को अगर दो जगह कट कर रहा है यानी दो रियल रूट्स हो रहा है। ए पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ द कर्व ओपन अपवर्ड, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो कर्व का नेचर ओपन अपवर्ड होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए निगेटिव होगा तो नेचर ऑफ द कर्व डाउनवर्ड होगा। तो ये ओपन अपवर्ड होगा, दो जगह कट करेगा। तो यहां से हम दो चीज देखते हैं, यहां से इधर ग्राफ का पोर्शन कहां है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये वैल्यू कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। जब x का वैल्यू, ये अल्फा मानते हैं ये बीटा मानते हैं, तो x जब माइनस इंफिनिटी से, ध्यान देंगे माइनस इंफिनिटी से x अल्फा तक y वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव। ग्राफ तो इधर है, अल्फा से बीटा के बीच ग्राफ कहां लाई कर रहा है, डाउनवर्ड, यानी निगेटिव देगा, इसके बीच निगेटिव होगा। बीटा से जैसे ही आगे बढ़ेगा x का वैल्यू बढ़ाएंगे, ग्राफ ऊपर पोर्शन है, यहां है ना, तो यानी पॉजिटिव होगा। तो इधर भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये और अल्फा बीटा पे 0 देगा, है ना। अब यहां से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पैराबोला आगे पढ़ेंगे, इसी नेचर का होता है। तो इसमें एक वर्टेक्स होता है और ये पॉइंट वर्टेक्स कहता है। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको ड्रॉ तो पॉइंट दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2a और मिनिमम वैल्यू d माइनस डी बाई 4a। y क्या देगा, माइनस डी बाई 4a। मिनिमम वैल्यू ये क्या है, माइनस डी बाई 4a। मिनिमम वैल्यू का मतलब y बराबर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या y बराबर, बात बराबर है, सेम है। तो y कोऑर्डिनेट ये हुआ, x कोऑर्डिनेट ये, तो यानी रेंज y, रेंज बताता है किसका वैल्यू, y का। y जहां से जहां तक जाता है वो रेंज कहलाता है। तो y कहां से, माइनस डी बाई 4a से लेके कहां तक जाएगा, आगे इंफिनिटी तक, है ना। तो जब a पॉजिटिव है
तब ए पॉजिटिव है तब मिनिमम ये, मैक्सिमम इन्फिनिटी। ये मिनिमम वैल्यू किस एक्स पे देता है, तो -b/2a पे। ठीक है, यहां से इधर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यहां से इधर डिक्रीज कर रहा है। देखें डाउनवर्ड हो रहा है ना। थोड़ा सा 12th का पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, जब क्वाड्रेटिक पढ़ ही रहे हो, क्योंकि अब तो 12th वाले भी पढ़ेंगे इसको, तो हम जानकारी दे देते हैं कि अगर x का वैल्यू बढ़ाते हैं और y का वैल्यू बढ़ते जाता है तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y घट रहा है तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट अगर घटे तो डिक्रीज किया, इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़े तो इंक्रीज किया। तो यहां से इनपुट हम इधर x बढ़ रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y क्या हो रहा है, घट रहा है। y इतना हाइट हुआ, फिर निगेटिव में ये घट रहा है, यहां तक घटा। यानी हम क्या करें, यहां से यहां तक का तुम्हारा वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज किया। अब यहां से जैसे ही बढ़ते हैं, x बढ़ा रहे हैं और y मेरा बढ़ रहा है, y यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां से इधर डिक्रीज किया, यहां से इधर डिक्रीज, इधर से इधर इंक्रीज। तो अगर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा पेन लेके ध्यान से समझने का कोशिश करें, नहीं भी समझ में आता है तो 12th में आप लोग समझ जाएंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। थोड़ा सा हम एड ऑन एडवांटेज देने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से यहां तक x ग्राफ डिक्रीजेज डाउनवर्ड। x का वैल्यू यहां से यहां तक आता है तो डिक्रीज करता है। फिर x अगर -b/2a से इंफिनिटी तक, ये क्या हो रहा है, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, यहां से इधर इंक्रीज कर रहा है, यहां से इधर डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये बस एक जानकारी के लिए दिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी हमको इससे लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक अगर एक्सक्लूसिव 11th का पोर्शन देखें तो ज्यादा जरूरत हमको इसको है भी नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन IIT का हैंडल करेंगे तो हमें जानकारी होनी चाहिए, या थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा हो जा रहा तो कोई नुकसान तो नहीं है। हम लोग जान लेंगे कि यहाँ से ऐसे ही देख रहे हैं कि ग्राफ डाउन हो रहा है, यहाँ से फिर उठना शुरू किया, यानी इंक्रीज करना शुरू किया। आगे इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग जज करते हैं कैसे डिक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इतना ही जानकारी लेंगे। और d 0 है, तो जैसे ही d 0 हुआ तो रूट्स क्या होगा, बराबर होगा। रूट्स बराबर होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है क्वाड्रेटिक d 0 के लिए, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा, हम बताए कि जैसे ही ये पॉजिटिव है, नेचर ऑफ ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, तो ये अपवर्ड ओपन होगा। और ये दोनों वैल्यू रियल पे सेम देगा। ये वैल्यू -b/2a और -d/4a। -d/4a किसके बराबर होगा, 0 पे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0, तो 0/4a 0 हो जाएगा। ऐसे भी x एक्सिस पे -b/2a, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मिनिमम वैल्यू 0 दे देगा और मैक्सिमम इंफिनिटी देगा। इस केस में हम क्या कहेंगे, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज 0 to इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी। इस केस में हम कह सकते हैं कि ax² + bx + c इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, 0 या तो पॉजिटिव देगा, क्योंकि ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस से नीचे है नहीं है, हमेशा ऊपर है, या 0 पे टच कर रहा है, एक जगह एक पॉइंट पे x एक्सिस को टच कर रहा है, तो 0 वैल्यू दे सकता है। अदरवाइज कोई भी x रखेंगे पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। इसलिए लिखे कि इसका वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं होगा। इस केस में क्या था कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट तक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जज करने के लिए कि कैसा वैल्यू देगा, वो डिस्क्रिमिनेंट पे जज करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों देगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो सिर्फ पॉजिटिव या 0 देगा। एक और केस है, उसको भी डिस्कस करते हैं।
थर्ड, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। डी निगेटिव है यानी रियल रूट्स नहीं देता है, पहले ही पढ़े हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स में कि डी अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट देगा। इमेजिनरी रूट का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो रूट दे देगा और रियल रूट देगा, तो रियल रूट नहीं दे रहा है यानी रियल एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा, यानी ऊपर से ही जाएगा। ए पॉजिटिव है तो नेचर अपवर्ड ओपन होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है तो हमेशा कर्व ऐसे होगा। ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -b/2a, ये वर्टेक्स और -d/4a है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ है तो कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। यानी हम इसका रेंज क्या कह सकते हैं, रेंज तो वही होगा -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। और हम कह सकते हैं कि ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव और ए पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक कोई भी एक्स रख लो वो वैल्यू हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ये मदद मिलेगा, इसलिए इसकी जानकारी जरूरी है। नेक्स्ट, अभी ए पॉजिटिव के लिए किए, अब ए निगेटिव के लिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस को जज करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर आप लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका सॉल्यूशन देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफ को तरीके से समझें, एक बार नहीं 2 बार देखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, आइडिया लग गया होगा। थर्ड केस किए थे, फोर्थ केस, ए अगर निगेटिव रहे, डी ग्रेटर देन 0 रहे। ए जब निगेटिव रहेगा तो कर्व का नेचर कैसा होगा, डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, और डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट होना चाहिए। तो मेरा कर्व जो होगा इस तरीका से, ये अल्फा बीटा, डी ग्रेटर देन 0 2 रूट होगा, ये यहां से इधर निगेटिव दे रहा वैल्यू, इधर अल्फा और बीटा के बीच पॉजिटिव ग्राफ ऊपर है पोर्शन, और इधर फिर नीचे है तो इधर भी निगेटिव। तो यानी इस केस में रेंज मेरा कहां से कहां तक होगा, ये पॉइंट वही होगा, x कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4a। यानी रेंज क्या दे दिया, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम लिखते हैं तो मिनिमम क्या है, -∞ से -d/4a। यानी ax² + bx + c इज निगेटिव, निगेटिव होगा कब, x बिलोंग्स टू -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, है ना। तो ये निगेटिव कब दे रहा है, माइनस अल्फा से, देखते हैं, -∞ से अल्फा तक आए निगेटिव पोर्शन ग्राफ है, फिर बीटा से आगे बढ़े इंफिनिटी तक, कर्व हमेशा डाउनवर्ड है, यानी नेगेटिव देगा। ax² + bx + c = 0 कब, जब x बराबर अल्फा और बीटा, 2 पॉइंट पे ही 0 दे रहा है, और ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव कब है, और बीटा के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां नेगेटिव। उसी तरह उसमें भी हम लिखे नहीं, उस अनुसार से लिख लेंगे। नेक्स्ट केस है कि अगर ए निगेटिव रहे, डी 0 रहे, तो ए निगेटिव है, ओपन डाउनवर्ड होगा ही कर्व, तो कर्व मेरा डाउनवर्ड होगा, लेकिन इक्वल रूट्स देगा तो टच करेगा सिर्फ, तो -b/2a -d/4a, जो कि ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। तो ये हमेशा पोर्शन कैसा है, डाउनवर्ड। इसका रेंज क्या होगा क्वाड्रेटिक का, तो रेंज होगा -∞ से 0। तो ये वैल्यू कैसा देगा, ax² + bx + c ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 है या फिर निगेटिव है, पोर्शन हमेशा x एक्सिस से नीचे है। नेक्स्ट है, a निगेटिव है, d भी निगेटिव है, d जैसे ही निगेटिव है तो रियल रूट नहीं होगा, यानी x एक्सिस रियल एक्सिस को टच ना करेगा, ना ही कट करेगा, यानी उसके बाहर रहेगा, यानी कर्व जो होगा ऐसे होगा, है ना। ये पॉइंट सेम होगा, -b/2a और -d/4a।
कर्व डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ए निगेटिव है, ए निगेटिव होगा, कर्व डाउनवर्ड होगा, यानी इसका कह सकते हैं कि रेंज -d/∞ टू -d/4a, 4a निगेटिव आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है ये पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं ax² प्लस b। जब ये निगेटिव रहे, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव रहे, तो हमेशा कर्व डाउनवर्ड होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम देंगे, वो क्वेश्चन दो चीजों पर बेस होगा। आप लोग साइन स्कीम पढ़े होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ साइन स्कीम ऑल्सो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी, या इससे जो पहले पढ़े हैं 2-4 क्वेश्चन देंगे। आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक ना। हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। और चैप्टर के एंड में, चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद भी कोशिश करेंगे कि 10-12 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन दें, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।